Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो सभी को ठीक आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लाइट वाइट भी स्टूडियो की सब चेंज हो गई है, कुछ विजिबिलिटी भी बेटर होगी। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? तो करंट अफेयर की लास्ट क्लास जो हुई थी 12 अगस्त को हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा गैप वगैरह रहा। तो इस मंथ में अब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होंगी। इसमें ईपीएफओ की क्लासेस हैं, ईएस का करंट अफेयर का पार्ट है, आरपीएससी का सोशल एस्पेक्ट का एरिया है। इस मंथ में क्लासेज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और पीछे जो एग्जाम हुए हैं हाल फिलहाल में पेपर देखे मैंने, पेपर अच्छे हुए। यूपीपीएससी के मेंस का जो पेपर है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ओके, तो वन बाय वन शुरू कर रहे हैं। आज जो हम करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करेंगे इसमें मेनली अगस्त सितंबर के टॉपिक, आज वाला जो डिस्कशन है अगस्त सितंबर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ हमेशा, जब भी आपका एग्जाम होगा लास्ट का 1 मंथ का करंट अफेयर नहीं पढ़ना, उसके पहले का 1 साल, 1 से 1.5 साल। तो जब एग्जाम होगा उसके लास्ट 1 मंथ का नहीं पढ़ना, उसके पहले 1.5 साल का डाटा ये पूछा जाता है। काफी करंट अफेयर ऑलरेडी आपके फोल्डर में पड़ा हुआ है और हम अपडेट टाइम टाइम पे करते चल रहे हैं। तो आज वाली जो पीडीएफ है ऑलरेडी फोल्डर में ऐड की है मैंने। पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल फिलहाल में करंट अफेयर में डाटा आए हैं। ये वाले पीडीएफ बेसिकली अगस्त सितंबर के टॉपिक ज्यादा है इसमें। सबसे पहला एक डाटा आया, भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने घोषित किया। भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, हेडिंग जो है वही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट ये होता क्या है, थोड़ा सा मैं अभी बैकग्राउंड बताऊंगा। फिलहाल एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 13th बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है, उसका नाम बताइए। कोल्ड डेजर्ट। दूसरा क्वेश्चन आएगा, कोल्ड डेजर्ट कहां पर, किस स्टेट में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश। अब ये होता क्या है पहले हम ये समझें। ये बेसिकली इन्वायरमेंट का अपडेशन है। जो हमने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा उसके चैप्टर 2 में बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या अर्थ है, ये सब हमने चैप्टर 2 में पढ़ाया हुआ है। और कुछ लोगों ने एनवायरमेंट अभी कंप्लीट नहीं किया होगा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊं। वैसे बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट पढ़ाया है मैंने, उसमें चैप्टर 2 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व डिटेल में बताए हुए हैं। यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं एक होता है नेशनल पार्क, फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल पार्क के अलावा एक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं जिनको। एक होते हैं टाइगर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व, एक्वेटिक सिस्टम मार्शी एरिया में, एक होते हैं वेटलैंड्स। तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कई सारे एरियाज होते हैं। एक एरिया बायोस्फीयर रिजर्व भी होता है, एक एरिया बायोस्फीयर रिजर्व भी होता है, और काफी बड़ा एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व काफी बड़ा एरिया होता है। भारत में टाइगर रिजर्व तो 58 के आसपास हो चुके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 570 के ऊपर है, नेशनल पार्क भी 105 के ऊपर है। बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18। ध्यान सुनते जाइए, इन्वायरमेंट पढ़ा रखा है, फिर से एक बार यहाँ रिपीट करके थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ आपको। तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या भारत में है 18। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया जहां वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, आसपास में विलेजेस वगैरह होंगे, उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उनमें से 13 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अपने मैब प्रोग्राम के तहत, मैब यूनेस्को का एक प्रोग्राम था जो 1971 में इन्होंने शुरू किया था,
कंजर्वेशन के लिए। तो भारत के टोटल डिक्लेयर है 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिनमें से 13 यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत यूनेस्को लिस्ट में शामिल किए गए। ये मैप प्रोग्राम कब का था? 1971। मैप का अर्थ क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। अब और डिटेल में जानना हो बायोस्फीयर का क्या अर्थ है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो एनवायरनमेंट में ये सब कहानी हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिलहाल बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट का ही एक एरिया जहाँ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो पॉपुलेशन ट्राइबल वगैरह उस एरिया में उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व भारत में टोटल 18, सबसे पहला था नीलगिरी डिक्लेयर हुआ था, टोटल 18 है। जैसे आप जानते होंगे नीलगिरी, पचमढ़ी, पन्ना, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। उनमें से 13 यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। 13वां नंबर, 13th नंबर बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट, जिसको अभी हाल ही में जगह दी गई है, ये करंट अफेयर का पार्ट है। तो चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे आईसीटी हो, ये सब के जो करंट के टॉपिक हैं वो करंट अफेयर में हम अपडेट करते चलते हैं। ठीक, तो यूनेस्को ने 1971 के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत 13वां बायोस्फीयर रिजर्व भारत का कोल्ड डेजर्ट को जगह दी गई है, जबकि ये पूरी दुनिया में मैप प्रोग्राम पूरी दुनिया में चलता है। तो भारत के अभी तक इसमें 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किए जा चुके हैं। अब 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत के कौन कौन से हैं? तो भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एनवायरनमेंट में 18 के 18 मैंने पढ़ाए हुए हैं। ये डायग्राम भी आप चाहें तो गूगल से निकाल के पेस्ट कर सकते हैं, गूगल से निकाल के आप कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में पढ़ाए भी हैं मैंने। तो भारत का 18 बायोस्फीयर रिजर्व मैप के साथ देखो दिखाया हुआ है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, नंदा देवी उत्तराखंड, कच्छ, रैन ऑफ कच्छ गुजरात, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, पन्ना, डिब्रू साइखोवा असम, कंचनजुंगा, मानस, दिहांग, दिबांग, ये सारे पढ़ाए हैं। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ग्रेट निकोबार, ऐसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 13 यूनेस्को लिस्ट में शामिल हो गए। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट, ये रहा ऊपर हिमाचल प्रदेश कोल्ड डेजर्ट। ये मैप आप गूगल से निकाल के पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं क्या टॉपिक था जो भी हाल ही में करंट में न्यूज में था। 27 सितंबर 2025 को भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ट्रांस हिमालयन एरिया, हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है, 26 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के 7 देशों के शामिल किए गए हैं, जिनमें इसका भी नाम रहा। 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के यूनेस्को ने जिनको डिक्लेयर भी किया हाल ही में, जिनमें भारत की तरफ से कोल्ड डेजर्ट शामिल था, जो भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को लिस्ट में, तो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क लिस्ट है उसमें 13वां। क्या क्वेश्चन समझ पाए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18। क्या सभी यूनेस्को में है? नहीं, यूनेस्को में 13 है और 13 जो शामिल हुआ है अभी वो कोल्ड डेजर्ट है, जिसको 27 सितंबर को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। तो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसका नाम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यूनेस्को की ये लिस्ट वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इस लिस्ट में हाल ही में दुनिया के 26 बायोस्फीयर रिजर्व को जगह दी गई है, जिसमें भारत की तरफ से कोल्ड डेजर्ट भारत की तरफ से 13वां आज तक जो शामिल किया गया वो ये है। फिर रिपीट करें तो 26 नए बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के यूनेस्को ने अपनी इस लिस्ट में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसमें जगह दी गई है। उन 26 में भारत की तरफ से कोल्ड डेजर्ट शामिल हुआ है, जो अभी तक भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व भारत के कितने हैं? 18। 18 में से 13 यूनेस्को लिस्ट में आ चुके, 13वां है कोल्ड डेजर्ट। अब अगला सवाल, कोल्ड डेजर्ट कहां पर स्थित है? लाहौल स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश। ये देखो लिखा है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और ये जितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं उनमें वन ऑफ द कोल्डेस्ट और ड्राईएस्ट। डेजर्ट क्यों बोल रहे हैं? डेजर्ट देखो, हॉट डेजर्ट भी हो सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट जो एरिया है ड्राई एरिया है, बहुत ड्राई, तो कोल्डेस्ट और वन ऑफ द ड्राईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये कोल्ड डेजर्ट। तो यूनेस्को की जो लिस्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उस लिस्ट में कोल्ड डेजर्ट वन ऑफ द कोल्डेस्ट और ड्राईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है।
ये 7,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ है कोल्ड डेजर्ट। ठीक, कोल्ड डेजर्ट का यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होना ये यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, रिसर्च को भी बढ़ावा देगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, लोकल लोगों को रोजगार भी आसपास में मिल पाएगा। तो कोल्ड डेजर्ट का बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने से यहाँ पर टूरिज्म, रिसर्च, इस तरह की चीजें और बढ़ेंगी। कोल्ड डेजर्ट को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल करना है, यूनेस्को की पेरिस में बैठक हुई थी कुछ टाइम पहले, वहां पर यह निर्णय किया गया था। यूनेस्को की 37वीं बैठक, 37 बैठक हुई थी यूनेस्को की 37वीं बैठक पेरिस में जो हुई थी, वहां पर यह तय किया गया था कोल्ड डेजर्ट को शामिल किया जाएगा। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फोना, ये सब क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रजातियां जो यहाँ पाई जाती हैं उनके नाम हमने लिख दिए। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में लगभग 732 प्रजातियां वेस्कुलर प्लांट, बड़े प्लांट्स, 30 वहां के लोकल हैं, 157 जो आसपास के एरिया से यहाँ पर लाए गए। ये लगभग 3300 से 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई सारे और भी एरिया पड़ते हैं, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क, वो भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व में लाई करता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। तो 3300 से 6600 मीटर इतनी एल्टीट्यूड पर है पिन वैली हिमाचल, किबर किबर और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब भी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही पड़ते हैं। ठीक है, कभी आपसे भी पूछ ले पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल, किबर सेंचुरी कहाँ है, हिमाचल, चंद्रताल कहाँ है, हिमाचल, और ये सब कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के ही क्षेत्र में लाई करते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा एरिया है, ऊंचाई भी ज्यादा है, यहाँ पिन वैली, किबर, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिमाचल के ये सब एरिया भी कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही लाई करते हैं। यहाँ का जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, किस किस तरह की चीजें मिल जाती हैं, अल्पाइन ग्रासेस, जैसे यूरोप वगैरह में ग्रास आपको देखने को मिलती है उस तरह की यहाँ भी मिल जाती है। कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ सी बकथॉर्न ये मिल जाता, हिमालयन बर्ग, पर्सियन जूनिपर, आइकॉनिक फोना, स्नो लेपर्ड, हिमालयन इबेक्स, बकरी की तरह होता है ये, ब्लू शीप, हिमालयन वॉल्फ, बर्ड लाइफ में हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल, कई प्रकार की, कुछ नाम मैंने लिखे हैं, कई प्रकार की बर्ड्स, एनिमल्स, वेजिटेशन, ये सब भी इस एरिया में रिच एरिया है। कई प्रजातियां भारत की यहाँ पर इन सब एरिया में पाई जाती है। तो कुछ के एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिए। 2025 में यूनेस्को ने जिन जिन देशों के बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया है, 6 देश तो ऐसे हैं पहली बार जिनका कोई बायोस्फीयर रिजर्व शामिल किया गया। 2025 में 6 देश ऐसे हैं जिनके पहले बायोस्फीयर रिजर्व को जगह दी गई है यूनेस्को लिस्ट में, और एक कंट्री ऐसा जिसका जो ये साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, ये आइलैंड है, साउथ टॉम एंड प्रिंसिप जो है ये आइलैंड कंट्री है, इसकी पूरी टेरिटरी को ही बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। साउथ टॉम एंड प्रिंसिप वर्ल्ड मैप में देखोगे छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ये पूरे कंट्री को ही बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। ये पूरा आइलैंड का जो एरिया है इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। साउथ टॉम एंड प्रिंसिप, ये पूरा एंटायर एरिया इसका जितना है वो पूरे को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, जो फ्रेगाइल इकोसिस्टम है, बायोडायवर्सिटी अच्छी है, उन सब एरिया को बचाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो बताएं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, कोल्ड डेजर्ट क्या चीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। क्या भारत ने इसको हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है, नहीं, पहले से भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जगह दी है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व की, उसमें इसको शामिल किया गया है। कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। किस जिले में, लाहौल स्पीति में। तो टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, उनमें से 13 यूनेस्को लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पे किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो बताए। सोशल एस्पेक्ट की जो क्लास है यमन सिंह 11 तारीख से कंटिन्यू हो जाएगी। मैं फिर रिपीट कर दूं एक बार, आरपीएससी एईएन मेंस का जो बैच है उसमें एक टॉपिक है आपका सोशल एस्पेक्ट, जिसकी 17 क्लासेस हो चुकी थी। वॉइस क्लियर नहीं है, आ रही है क्या, वॉइस क्लियर नहीं है क्या,
विनमय कह रहे हैं इको हो रहा है। बाकी लोग बताएं कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है। तो आरपीएससी सोशल एस्पेक्ट जो आरपीएससी मेंस का टॉपिक है उसकी 17 क्लासेस हो चुकी थी। 18वीं क्लास 11 तारीख से स्टार्ट होगी। 50% लगभग मैं उसका सिलेबस करा चुका हूँ और आगे का जो एरिया है वो आपका 11 तारीख से स्टार्ट होगा। सोशल एस्पेक्ट आरपीएससी वाला मिड दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्लासेस आपकी ईपीएफओ की भी होनी है, ईएस का भी होना है। अब क्लासेस स्टार्ट हो रही है, लगातार क्लासेस चलेंगी, और आरपीएससी का भी होना है। केवल आरपीएससी करना हो तो हम पहले कर लेते, क्योंकि कई एग्जाम है। मिड दिसंबर तक आपका आरपीएससी पूरा हो जाएगा। ठीक है। नवंबर में केवल स्टार्टिंग के 4-5 दिन अवेलेबिलिटी नहीं है, बाकी क्लासेस अब आपकी रेगुलर स्टार्ट हो गई हैं। मिड दिसंबर तक तो लगभग चीजें कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाएंगी। आरपीएससी सोशल एस्पेक्ट मिड दिसंबर तक हो जाएगा। ईपीएफओ वगैरह में हाल फिलहाल में कर लेंगे। ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है क्या? अमल कह रहे हैं स्मॉल इको इज देयर। ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम है कोई? अभी तो सारा स्टूडियो नया बना है, सारी चीजें चेंज हुई है, डिवाइस टेस्टिंग सब तो हुई है। कोई दिक्कत इको आ रहा है क्या? ठीक। तो भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की लिस्ट में है वो मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। इन्वायरमेंट तो पढ़ाई ही है, यहाँ हमने लिख भी दिए हैं। तो एट प्रेजेंट 13 of the 18 Indian biosphere reserve are part of the World Network of Biosphere Reserve. World Network of Biosphere Reserve. एक स्टूडेंट कह रहे हैं साउंड लो आ रहा है। यही दिक्कतें हैं, अपने तरफ से ऑडियो चेक करो भाई। साउंड लो है क्या? एक बार चेक कर लें सारी चीजें, फिर क्लास स्टार्ट दिक्कत ना करें। साउंड अभी ठीक है या लो है? एनआरएस कह रहे हैं साउंड क्लियर है बट लो है। वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? देखो, तो मैंने बताया 18 भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, वो 13 कौन कौन से हैं ईयर के साथ हमने मेंशन कर दिया है। सबसे पहला था नीलगिरी, जिसको सन 2000 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसको सन 2000 में शामिल किया गया था, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु 2001 में जगह दी गई थी। ऐसे करके टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं, यहाँ हमने ऐड कर दिए हैं। क्लियर है? एनआरएस जो आप कह रहे हैं वॉल्यूम लो है, अपने लैपटॉप से साउंड बढ़ाइए। अपने लैपटॉप में चेक करिए वॉल्यूम कम कर रखा है तो आपने, यहाँ ठीक आ रहा है। और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का ये कब का प्रोग्राम है? 1971 1971 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को का 1971 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसमें वहां जो आसपास लोग हैं और एनवायरनमेंट दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या हेडिंग है? हाल ही में 2 वेटलैंड बिहार के जिनको नई रामसर साइट घोषित किया गया है। अब क्या होता है ये नए बच्चों को जैसे नहीं पता, अब सुनो। रामसर साइट पहले भी बहुत बार मैंने बताया हुआ है, एक एरिया जिसे हम कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड का अर्थ होता है मार्शी एरिया, मडी एरिया। वेटलैंड बनने के लिए जरूरी है जमीन और पानी दोनों जहां मिक्स हो रहे हों, मतलब लैंड और वाटर। लैंड और वाटर जहां पर इनका कन्फ्लुएंस होगा, लैंड और वाटर का जहां कन्फ्लुएंस होगा वहां बनता है वेटलैंड। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ये परमानेंट नेचर के भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं कि बारिश के सीजन में कहीं वेटलैंड बना, कुछ टाइम बाद खत्म हो गया। परमानेंट भी हो सकते हैं। तो वेटलैंड एक जनरल वर्ड, लैंड और वाटर जहां मिक्स हो रही है वो कन्फ्लुएंस
जहां दोनों मिक्स हो रहे हैं उस एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड बहुत बड़े एरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। वेटलैंड में कई सारी बर्ड्स, एनिमल, कई प्रकार की वाइल्ड लाइफ इस एरिया में पाई जाती है। कई प्रकार के वेजिटेशन वेटलैंड एरिया के आसपास पाए जाते हैं। तो वेटलैंड्स को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 रामसर शहर ईरान का, यहाँ मीटिंग हुई थी। कई सारे गवर्नमेंट्स, कई देशों की गवर्नमेंट्स के बीच मीटिंग हुई और यहाँ पर तय किया गया ऐसे वेटलैंड्स जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको बचाया जाए। तो उन्हें से क्या कह दिया, रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसे वेटलैंड्स जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक। 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर ईरान में बैठक हुई जहां बड़े बड़े वेटलैंड जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इस लिस्ट में पूरी दुनिया के बहुत सारे वेटलैंड शामिल है। भारत की तरफ से अब 93 वेटलैंड्स इसका हिस्सा हो चुके हैं। 91 थे, 2 अभी ऐड हुए हैं। वेटलैंड डिटेल में एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाया हुआ टॉपिक है। भारत के कौन कौन से वेटलैंड है, कहाँ कहाँ, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले स्टूडेंट को ही बता दूं, एनवायरनमेंट तो लास्ट टाइम भी कराया था, वो इतना डिटेल में है, दोबारा फिर से हम लाइव में करें उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और जो एनवायरनमेंट में अपडेशन की जरूरत है वो करंट अफेयर में अपडेशन हो रहा है, तो हम एनवायरनमेंट फिर से करा भी सकते हैं। किसी को जल्दी है तो वो वाला भी कर सकता है, वही एज इट इज एनवायरनमेंट फिर से लाइव में होगा तो वही होगा। एनवायरनमेंट बदलना कुछ नहीं, केवल चैप्टर 2 में वेटलैंड की संख्या जितनी थी बढ़ गई। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में 12 थे, 13 हो गए। वो अपडेशन करंट अफेयर में ऑलरेडी आ जाता है। तो ईएस वाले बच्चे भी एनवायरनमेंट चाहे तो कर सकते हैं, कंसेप्ट अगर नहीं बदलेगा और उससे ज्यादा एनवायरनमेंट ना कोई कराएगा, ना उससे ज्यादा जरूरत है और ना उससे ज्यादा फिर लाइन में कर सकते हो। 49 लेक्चर है उसमें, ठीक है। विनमय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हो आप क्लास में। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि ऑडियो प्रॉब्लम है क्या, वीडियो प्रॉब्लम है क्या, बाकी कोई नहीं, सिर्फ विनमय को दिक्कत आ रही है। इको हो रहा है या ऑडियो लो है तो बताएं। इतने दिन बाद क्लास हो रही है और फिर लगातार डिस्टर्ब कर रहे हो विनमय। क्या ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, इको हो रहा है क्या? दिक्कत नहीं आ रही? ऑडियो में दिक्कत है किसी को? ठीक। तो करंट का क्वेश्चन क्या है? करंट में क्वेश्चन बस ये है कि भारत के अब कितने रामसर साइट हो चुके हैं। 2 रामसर साइट अभी जगह दी गई है, ये बिहार के हैं। तो 2 वेटलैंड्स बिहार के जिनको रामसर साइट घोषित किया गया है। टोटल रामसर साइट भारत में संख्या हो गई है 93। कौन कौन से हैं, अब ये क्वेश्चन एग्जाम का। तो बिहार का लोकल एग्जाम हो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम देखो। तो 2 वेटलैंड बिहार के सितंबर 2025 में गोकुल जलाशय जो कि बक्सर जिले में, और उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्थित है। तो 2 बिहार से 2 वेटलैंड, गोकुल जलाशय बक्सर का, उदयपुर झील, अब उदयपुर झील राजस्थान मत लिखना, उदयपुर झील वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण में है। अभी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, उदयपुर झील कहाँ, वेस्ट चंपारण बिहार। इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। टोटल संख्या हो गई 93। तो गोकुल जलाशय एक ऑक्सबो लेक है। अब ऑक्सबो लेक क्या होती है? ऑक्सबो लेक का मतलब होता है एक कर्व एरिया, जैसे यू शेप फॉर्मेशन। जैसे मान लो रिवर जा रही है और कहीं पर रिवर ऐसे बेंड हो गई, यू शेप फॉर्मेशन कर दिया, तो यही एक लेक का हिस्सा बन गया। तो ऑक्सबो लेक क्या होती है? कर्व लेक। जो कोई रिवर कहीं बेंड हो रही है, यू शेप फॉर्मेशन कर देती है, तो वो हिस्सा लेक फॉर्म कर देता है। तो ऑक्सबो लेक किसी रिवर से ही जुड़ा हुआ एरिया होता है जो उसके बेंड होने की वजह से फॉर्म हो जाती है। तो an oxbow lake is a curved lake formed alongside a winding river as a result of erosion और sediment deposition होने के कारण। समय के साथ साथ यहाँ इरोजन और मिट्टी के डिपोजिशन के कारण लेक बन जाती है। ज्यादातर ये क्रेसेंट शेप की होती हैं। क्रेसेंट शेप का मतलब
आधा चांद जैसे यू शेप, हाफ चांद जो होता है उसे क्रेसेंट बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर फ्लड प्लेन का एरिया, लो लाइंग एरियाज वगैरह में नदी के आसपास फॉर्म होती हैं। तो ये जो वाटर बॉडी दोनों हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों ही ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है। ये दोनों ही ऑक्सबो लेक हैं, गोकुल जलाशय भी और उदयपुर झील भी। कहाँ पर स्थित हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्लियर है? और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह आना, बर्ड्स वगैरह जो है लगभग 35 माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज इस एरिया में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन रेलवे ने हाल ही में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, एशिया की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन, माल ढुलाई के लिए ट्रेन जो है, सबसे लंबी ट्रेन भारत की नहीं एशिया की। अब एशिया में सबसे बड़ी कोई चीज भारत ने बना दी है, रुद्रास्त्र नाम है। अब सवाल कैसे बनता है, रुद्रास्त्र क्या है? डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई कोई मिसाइल है, कोई गन है, कोई प्लेन है, या ये ट्रेन है रेलवे की? तो नाम से लग रहा है जैसे कोई मिसाइल हो रुद्रास्त्र, पर ये ट्रेन है। इंडियन रेलवे ने हाल ही में ट्रायल किया एशिया की सबसे लंबी सामान ले जाने वाली ट्रेन, फ्रेट ट्रेन, जिसका नाम रुद्रास्त्र। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन। तो एशिया की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन रुद्रास्त्र 4.5 किलोमीटर लंबी है। क्योंकि इंडिया ने ऐसा काम कर दिया, एशिया में सबसे लंबी, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन। इसका जो ट्रायल रन हुआ है, गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से शुरू होके गढ़वा झारखंड तक ट्रायल किया गया। गंज ख्वाजा उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड तक इसको भेजा गया। 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में पूरी की, 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये अभी ट्रायल रन किया गया है इसका। 345 डब्बे लगे हैं इसमें और 7 इंजन लगे हुए हैं। हर 59 बोगी के बाद एक इंजन, 7 इंजन लगे हैं, 345 लगभग डब्बे हैं इसमें। क्लियर है? भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक। स्टेम सेल क्या होते हैं? ह्यूमन की बॉडी में चाहे एनिमल की बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। वैसे तो वो अनस्पेशलाइज होती हैं, पर उनसे कोई स्पेसिफिक फंक्शन कराया जा सकता है। जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी जो सेल होती है, बच्चा जब गर्भ में होता है मदर के, तो मदर से जुड़ा रहता है, नाल जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी सेल जो होती है वो भी स्टेम सेल है। तो स्टेम सेल वैसे तो लाइफ साइंस का टॉपिक है, वहां पर पढ़ाते हैं स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल के अंदर ये खूबी है कि बॉडी के डैमेज ऑर्गन को भी रिपेयर कर सकता है, और ज़्यादातर चीज़ें इसमें अंडर रिसर्च हैं। स्टेम सेल की खासियत क्या है? बॉडी के डैमेज ऑर्गन को भी रिपेयर कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी इसमें देखी जा रही है। तो एनिमल के लिए भी स्टेम सेल बायोबैंक बनाया गया। ह्यूमन स्टेम सेल की रिसर्च तो चली रही थी, एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक भी भारत में पहला ऐसा बैंक ये बनाया गया है हाल ही में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में। तो क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? NIAB हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो रिसर्च वगैरह में काम आएगा, रिसर्च के लिए, क्लिनिकल पर्पस के लिए, इस इंडस्ट्री के पर्पस के लिए, इन सब चीज़ों में ये काम आएगा। बेसिकली इसके बारे में स्टडी कर पाएंगे और जान पाएंगे। ठीक है? द बायोबैंक विल स्टोर हाई क्वालिटी स्टेम सेल। कई सारी जो एनिमल की प्रजातियां हैं उन सब के स्टेम सेल को स्टोर करेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, ये सब। बस क्वेश्चन इसमें केवल एक लाइन है, इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? NIAB हैदराबाद के अंदर। बस यही एक लाइन क्वेश्चन है। ठीक, तो जहाँ जितना एग्जाम के मतलब का है उतनी लाइन लिखी है, आलतू फालतू नहीं पढ़ना। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड कौन बना रहा है, किसका है ये? बस ये सवाल है। ज्यादातर डोम नाम जो सुनते हो, आयरन डोम बड़ा चर्चा में रहा। आयरन डोम किसका है? इजराइल का। हमास की तरफ से, ईरान की तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे थे, आयरन डोम हवा में ही उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था, एक्यूरेसी भी बड़ी अच्छी थी। तो आयरन डोम तो इजराइल वाला था, आयरन डोम इजराइल का था। इसी तरह के और भी एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मतलब कोई एनिमी कंट्री का कोई एरियल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट करते हैं, हवा में ही उसको मार गिराते हैं। तो ऐसे कई सिस्टम है। अमेरिका का थार्ड है ऐसा, पैट्रियट है, इजराइल का एरो सीरीज है, इंडिया ने इजराइल से खरीदा S-400 ये है। तो ऐसे कई सारे अलग अलग कंट्री के
एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उन्हीं में गोल्डन डोम के नाम से जो बना रहा है अमेरिका, ये किसका है? अमेरिका। आयरन डोम इजराइल, गोल्डन डोम यूएस। आयरन डोम इजराइल का है और गोल्डन डोम किसका है? ये यूएस का। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने हाल ही में अनाउंस किया $175 बिलियन का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड अमेरिका के लिए। इट इज अ ग्राउंड एंड स्पेस बेस्ड सिस्टम। तो अगर स्पेस की तरफ से भी कोई ऑब्जेक्ट आए या एरियल ऑब्जेक्ट कहीं और से भी, एटमॉस्फेयर से भी लॉन्च किया जाए, ये दोनों को मार गिराएगा। स्पेस से भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अमेरिका पे दागा जाए या एरियल ऑब्जेक्ट कोई एटमॉस्फेयर से भी आए, उसको ये मार गिराएगा। तो ग्राउंड और स्पेस बेस्ड सिस्टम अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल एडवांस मिसाइल सिस्टम भी कई देशों ने बना लिए हैं जो स्पेस से भी अटैक कर सकते हैं। तो गोल्डन डोम उसका मुकाबला भी कर लेगा। तो यहाँ लिख दिया है। तो गोल्डन डोम में सैटेलाइट सिस्टम वगैरह भी होंगे जो डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा आने वाली मिसाइल्स को। लंबी दूरी की मिसाइल्स हो, स्पेस से भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। तो किसी कॉन्टिनेंट से अगर कोई चीज लॉन्च की जाएगी या स्पेस से लॉन्च की जाएगी तो उसमें सैटेलाइट सिस्टम भी लगा है जो उसको डिटेक्ट कर लेगा, ट्रैक कर लेगा और मार गिराएगा, इंटरसेप्ट भी कर लेगा। तो अमेरिका के पास और भी डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार्ड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एजिस बैलिस्टिक, ग्राउंड बेस्ड मल्टी कोर, कई प्रकार के इनके पास सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। गोल्डन डोम इनका नया सिस्टम, गोल्डन डोम नया सिस्टम। अगला क्वेश्चन, ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, आदि कर्मयोगी अभियान। अब क्वेश्चन कीवर्ड इसमें बस यही है, किसके लिए है? सिर्फ आपसे ये पूछ ले, आदि कर्मयोगी अभियान क्या चीज है, ये किन के लिए है? आप एक लाइन ढूंढें, ट्राइबल वेलफेयर कहाँ लिखा है। आदि कर्मयोगी, कीवर्ड पे ध्यान देना है, पूरी कहानी मत रटो। आदि कर्मयोगी अभियान ये किसके लिए है? ये स्टूडेंट एजुकेशन के लिए है, या ये डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करने के लिए है, या ये सिविल सर्विसेज में एथिक्स और मोरल को बढ़ावा देने के लिए है? तो आदि कर्मयोगी अभियान क्या चीज के लिए है? ये है ट्राइबल वेलफेयर के लिए। देखो, तो रिसेंटली ट्राइबल अफेयर मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम है कि कैसे ट्राइबल को आगे बढ़ाया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है ट्राइबल कम्युनिटी को एम्पावर करना, स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड क्रिएट लोकल लीडरशिप। मतलब ट्राइबल्स को मजबूत किया जाए, लीडरशिप के लिए भी, गवर्नेंस में भी रोल प्ले कर सकें, ट्राइबल कम्युनिटीज को आजीविका मिल सके, डेवलप कर सके, यही सब। ये अभियान किस सिद्धांत पर आधारित है? सेवा, संकल्प एंड समर्पण। इसका जो मंत्र है सेवा, संकल्प एंड समर्पण, इस पर आधारित है। क्योंकि विकसित भारत 2047 तक, डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत का सपना जो देखा गया है उसमें ट्राइबल की भागीदारी के बिना भी नहीं हो सकता। विकसित भारत का मतलब तो है दबे कुचले वर्ग, एक्सप्लॉइटेड वर्ग जो पीछे रह गए, सबका डेवलपमेंट होगा, तभी तो सही मायने में विकसित भारत होगा। तो डेवलप्ड इंडिया 2047 का जो विजन पीएम मोदी हमेशा स्पीच वगैरह में कहते भी रहते हैं, तो उसके तहत आदि कर्मयोगी अभियान ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने के ये अभियान है, प्रोग्राम है, जो सेवा, संकल्प और समर्पण के मंत्र के साथ शुरू किया गया है। ठीक है। और इट इज पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष करके एक और प्रोग्राम, जनजातीय गौरव वर्ष एक प्रोग्राम है, ये उससे जुड़ा हुआ है। जनजातीय गौरव वर्ष जो प्रोग्राम है उसका हिस्सा है ये आदि कर्मयोगी अभियान, जनजातीय गौरव वर्ष से जुड़ा हुआ है। एंड इट विल कवर 1 लाख ट्राइबल विलेजेस। 1 लाख ट्राइबल गांव को इसमें शामिल किया जा रहा है। 1 लाख ट्राइबल विलेजेस को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो इसमें यंग लोग जो ट्राइबल हैं, महिलाएं हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम जो यूएन का है उसको भी हमें अचीव करना है। तो इंटरनेशनल प्रोग्राम में भी भागीदारी जरूरी है, इसको आगे बढ़ाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 50 बार पढ़ा चुका हूँ मैं, 17 गोल जो हैं, तो उसके तहत भी जरूरी है ट्राइबल्स को आगे बढ़ाना। ठीक है। और इसी मौके पर, यही मौके पर जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसी मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति नाम से शुरुआत की गई है, भारत मंडपम, नई दिल्ली। ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय ने दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसका नाम है आदि संस्कृति, इसकी भी शुरुआत की गई है भारत मंडपम, नई दिल्ली, ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आदि कर्मयोगी अभियान।
तो आदि कर्मयोगी अभियान पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको भी लॉन्च किया गया है, दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति। ठीक है, तो आदि कर्मयोगी अभियान के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई उसी दौरान दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें ट्राइबल आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, नॉलेज सिस्टम, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सीखा जा सके। ट्राइबल आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, नॉलेज, इन सब चीज़ों को सीखा जाना जा सके, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राइबल प्रोडक्ट को इस प्लेटफॉर्म के तहत दिखाया भी जा सकता है। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है ये। नेशनल और ग्लोबल ऑडियंस को ट्राइबल जो प्रोडक्ट हैं ऑनलाइन माध्यम से यहाँ देख भी सकते हैं, तो इससे ट्राइबल लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा, वो अपने सामान को बेच भी सकते हैं, लर्निंग भी हो सकती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लर्निंग भी हो सकती है, ट्राइबल के प्रोडक्ट बिक भी सकते हैं, नेशनली भी ग्लोबली भी, तो उनके लिए कुछ पैसा कमाने का भी एक जरिया हो सकता है। तो ये इनिशिएटिव सम्मान के साथ डिग्निटी, एम्पावरमेंट और अपॉर्चुनिटी ट्राइबल लोगों को मिल पाए, इसके लिए शुरू किया गया। तो ये प्रोग्राम जो है ये लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, आजीविका मिल सके, डिग्निटी, एम्पावरमेंट, अपॉर्चुनिटी ट्राइबल कम्युनिटी को मिल पाए, ये इसको ध्यान में रख के शुरू किया गया है। योगी आदित्यनाथ वाला कर्मयोगी मिशन अलग है, राहुल मैंने अलग से पढ़ाया है, वो मिक्स मत करो सारी चीजें। जब मैंने वो अलग प्रोग्राम पढ़ाया है, इसमें क्यों मिक्स कर रहा है उसको? सेंटर वाला या स्टेट वाला जो प्रोग्राम पढ़ाया है उससे मिक्स मत करिए। ये आदि कर्मयोगी है, वो कर्मयोगी मिशन है। मैंने पहले ही बोला कि भाई ये इसमें लिख देगा आदि कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के लिए है क्या, सिविल सर्विसेज अधिकारियों के लिए है क्या? नहीं, गलत। पीएम नरेंद्र मोदी, देखो अभी हाल ही में एक आयोजन हुआ है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब ये कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का मतलब नहीं है। कांग्रेस वर्ड कई बार जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कराई जाती हैं वहां पर वर्ड यूज करते हैं, जैसे साइंस कांग्रेस का आयोजन हुआ, मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ, ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो होती है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 9वां एडिशन इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 8 अक्टूबर को यशोभूमि नई दिल्ली में ये आयोजन की शुरुआत हुई है, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। अभी चल रहा है ये, 11 अक्टूबर तक चलेगा। तो पीएम मोदी ने 9वां एडिशन इंडियन मोबाइल कांग्रेस 8 अक्टूबर यशोभूमि नई दिल्ली में इनॉग्रेशन किया। ये एशिया में सबसे बड़ी टेलीकॉम मीडिया टेक्नोलॉजी इवेंट है। एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ है 2025 में। और ये किसने आयोजन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर आयोजित किया। 8 से 11 अक्टूबर के बीच चलेगा। ये जो आयोजन हुआ है, इस इवेंट की थीम क्या रखी गई थी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इस आयोजन का थीम रखा गया था इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इस थीम के अंतर्गत आयोजन किया गया। अब इसमें क्या क्या बातें हुई? नई नई टेक्नोलॉजीज जो हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, उनके बारे में। इंडिया का फोकस डिजिटल इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी की ग्रोथ, 5G, 6G, AI, साइबर सिक्योरिटी, यही सब चीजों बात होगी। और किस पे होगी? सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, यही सब है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो जो आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इवेंट है, तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज लगातार चर्चा में है वही सब चीजों पे बात हुई। 5G, 6G, AI मतलब इनोवेशन वाले एरिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, यही सब एरिया नई नई टेक्नोलॉजी दिखाई गई, चर्चाएं हुई, यही इवेंट था ये। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली। थीम क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं वही शोकेस की गई, उन्हीं की चर्चा हुई। आदि वाणी प्लेटफॉर्म, तो आदि नाम से आप बार बार देख रहे हैं, ये ट्राइबल रिलेटेड है, तीसरी बार आ रहा है ये वर्ड यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए बनाया गया आदि वाणी। आदि वर्ड आप देख रहे हैं तीसरी बार ही आ रहा है। तो आदि ये ट्राइबल से रिलेटेड है। आदि वाणी प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया गया ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस है। ये ट्राइबल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, तो सारी ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेशन तो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है,
अभी यहाँ पे संथाली, भील, मुंडारी, गोंडी, ये कुछ भाषाएं हैं जिनका ट्रांसलेशन तो यहाँ पर अब हो सकता है। कुछ और भाषाओं को भी धीरे धीरे इसमें जोड़ते जा रहे हैं। तो आदिवाणी प्लेटफॉर्म क्या है? ट्राइबल अफेयर मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसमें IIT दिल्ली और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का सपोर्ट था। ये भारत का पहला AI बेस्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस है। कुछ भाषाओं का ट्रांसलेशन इसमें अवेलेबल कर दिया गया है, कुछ और भाषाओं का अभी किया जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया, विकसित भारत प्रोग्राम, ट्राइबल लोगों को एजुकेशन देना, उन सब के लिए जरूरी है कि नहीं? ट्राइबल लोगों को एजुकेट करना, उनकी लोकल लैंग्वेज में चीज़ों को समझ पाएं तो जरूरी है। तो डिजिटल इंडिया का पार्ट भी है और विकसित भारत से भी जुड़ा हुआ है, उसके लिए जरूरी है। लोकल भाषा में जब वो चीज़ें समझ पाएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। बैंक का काम हो, शिक्षा का काम हो, बेटर समझ पाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स को समझना हो। अभी देखो और भी भाषाएं, कुई भाषा, गारो भाषा, इन सबको भी डेवलप किया, इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंदौर पहला सिटी, मध्य प्रदेश के अंदर पहला शहर है और भारत की तरफ से राजकोट, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ को छोड़कर ये चौथा। तो इंदौर मध्य प्रदेश का पहला और भारत में राजकोट, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ को छोड़कर इंदौर अगला सिटी, जिसको ग्रीन सिटी प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो CII IGBC इनके द्वारा ग्रीन सिटी प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया इंदौर को। तो इंदौर became the first city in Madhya Pradesh and one of the only 3 cities in India to receive the CII IGBC, मतलब ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और CII के द्वारा दिया गया ग्रीन सिटी प्लेटिनम सर्टिफिकेशन। क्लीनलीनेस में तो लगातार टॉप पे रहता ही है। तो बाकी इसके अलावा किस किस को मिल चुका है? राजकोट को मिल चुका है गुजरात में, पुणे म्युनिसिपल कारपोरेशन पुणे, इसके अलावा पिंपरी चिंचवाड़, ये एरिया महाराष्ट्र का, इसको ही मिला हुआ है। तो ये सर्टिफिकेशन किस आधार पे दिया जाता है? 6 महीने का इवैल्यूएशन किया जाता है। कई सारे पैरामीटर, मास्टर प्लानिंग क्या है, वाटर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए सिटी क्या कर रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है, डिजिटल गवर्नेंस वहाँ कैसे चलता है, ग्रीन कवर एक्सपेंशन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कवर कैसे बढ़ाया जा रहा है, पेड़ वेड़ कैसे और लगाए जा रहे हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन किस तरह से है वहाँ पर, किस तरह से पॉलिसी अप्लाई हो रही है। ये सारे कुछ पैरामीटर देखने के बाद तब ये दिया जाता है। तो वहाँ पर वाटर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या हो रहा है, मास्टर प्लानिंग कैसे है, सॉलिड, मतलब सब कुछ प्रॉपर सिस्टमेटिक है कि नहीं, मतलब स्मार्ट सिटी की तरह सब कुछ सिस्टमेटिक है कि नहीं, वहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉपर प्रावधान है कि नहीं, बिजली पानी का व्यवस्था है कि नहीं, डिजिटल फॉर्मेट में काम चल रहे हैं कि नहीं, डिजिटल गवर्नेंस है कि नहीं, और सरकार की जो नीति प्रॉपरली अप्लाई हो पा रही है कि नहीं, लोगों को सुविधा मिल पा रही कि नहीं। ये सारे पैरामीटर देखकर तब ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश का पहला है इंदौर। क्या भारत का पहला है? नहीं। इसके अलावा राजकोट, पुणे म्युनिसिपल कारपोरेशन, पिंपरी चिंचवाड़, इनको ये पहले मिल चुका। ठीक। टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है। तो मैंने बताया था इन्वायरमेंट में जो पिछली बार पढ़ाया सब कुछ चीजें सेम, केवल चैप्टर 2 है उसमें अपडेशन आ जाता है। जैसे हमने टाइगर रिजर्व की संख्या उस समय 55-56 पढ़ाई, 1-2 बढ़ गए, तो जो बढ़ गए करंट अफेयर में अपडेट हो गए, मिस कुछ नहीं हुआ। जो भी अपडेशन का पार्ट है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इन्वायरमेंट को चाहे पूरा का पूरा पढ़ सकता है। लाइव में जब मैं कराऊंगा अभी सिर्फ यही 1-2 लाइनें फिर से वहाँ ऐड होंगी जो मैं करंट अफेयर में ऑलरेडी करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं बदलेगा उसमें। ठीक। तो अभी 58 संख्या हो गई है। तो करंट अफेयर में अभी माधव नेशनल पार्क 58वां टाइगर रिजर्व हो गया है भारत का। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश 58 टाइगर रिजर्व। भाई आप अपने आप सोचो, यहाँ पे सब ग्रेजुएट हैं बच्चे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। ग्लोबल वार्मिंग नहीं बदलेगा, ओजोन डिप्लीशन नहीं बदलेगा, पॉल्यूशन नहीं बदलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में चीजें नहीं बदलेंगी, सोलर ही रहेगा। क्या कम अपडेशन आएंगे? नेशनल पार्क कितने हो गए, टाइगर रिजर्व कितने बढ़ गए, नई कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो गई। तो ये तो एनवायरमेंट अगर कोई पढ़ रहा है, पढ़ते समय भी अपडेट कर सकता है, करंट अफेयर पढ़ेगा तो भी अपडेट कर सकता है। सिर्फ यही 2-4 लाइनें अपडेट होंगी, बाकी कंसेप्चुअली कुछ नहीं बदलना। ठीक। कई बार बच्चे कहते हैं लाइव में, फिर एनवायरमेंट लाइव में जब होगा तब होगा, पर पॉइंट ये है लास्ट वाले भी कोई चाहे तो कर सकता है। 49 लेक्चर से ज्यादा एनवायरमेंट और ऐड नहीं हो सकता है। फिर से होगा तो उतना ही होगा, उससे कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं, उतना डिटेल में नहीं कर पाओगे।
और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, उतना बेटर कवरेज नहीं मिलेगा। फिर लाइव में कराएंगे तो वही रहेगा, उसमें बदलना नहीं है। अपडेशन यहाँ मैं करता चल रहा हूँ। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 9 हो गई है, 9। भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पहले भी मध्य प्रदेश में ही थे, अभी भी मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व की संख्या है 6, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक में 5 संख्या है। तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। इसके साथ संख्या हो गई 9। टोटल मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए। ठीक, हाल ही में भारत में आयोजित हुआ एशियन एक्वेटिक्स, पानी वाले जो स्पोर्ट हैं उनके लिए प्रतियोगिता कराई गई। 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप भारत में कहां पर आयोजित हुई है? अहमदाबाद में। 28 सितंबर से अक्टूबर 11 के बीच में हो रहा है ये। इस इवेंट का जो मैस्कट लोगो रखा गया वो लोगो है जलवीर, उसका नाम है। तो क्वेश्चन क्या है? एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप इंडिया में कहां पर कराई गई है? अहमदाबाद में। उसका लोगो जलवीर नाम से उसका लोगो रखा गया है, जो वाटर स्पोर्ट्स को बताता है। वाटर स्पोर्ट्स का सिंबल है ये। क्लियर है? तो इससे हमारी तैयारी, जो एशियन गेम्स वगैरह आगे होंगे उसमें इंडिया की तैयारी बेटर हो जाएगी। 2026 में जो एशियन गेम होंगे उसमें इंडिया की तैयारी और बेहतर हो जाएगी इससे, और हम compete कर पाएंगे। अलग अलग टीमें हैं उनसे। अभी हाल ही में हिल्सा मछली न्यूज में रही। हिल्सा फिश बांग्लादेश की नेशनल फिश है ये, और बांग्लादेश का जो व्यापार है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। बांग्लादेश हिल्सा मछली वहाँ की नेशनल फिश है। और अभी न्यूज में क्यों रही? बंगाल वगैरह में जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना, उसमें इसका बड़ा महत्व है। हिल्सा मछली वहां पर कंज्यूम की जाती है, बड़ा महत्व है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई, तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बीच में बड़े खराब हुए हैं। ट्रेड वगैरह में भी इम्पैक्ट आया। तो क्योंकि बंगाल में फेस्टिवल वगैरह चल रहे थे, तो हिल्सा फिश के एक्सपोर्ट को बांग्लादेश ने अभी अप्रूवल दिया। चर्चा में चल रहा था ये अभी हाल ही में। तो क्वेश्चन यही है, हिल्सा मछली बांग्लादेश इसका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, वहाँ की नेशनल फिश है ये। तो बांग्लादेश ने हाल ही में अनाउंस किया है हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट भारत को किया जाए। फेस्टिवल का जो मंथ चल रहा है ये, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह में इसका बड़ा महत्व होता है यहाँ पर। और इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बीच में खराब हुआ, ट्रेड वगैरह अफेक्ट हुआ था, और हिल्सा मछली को ट्रेड को अलाउ कर दिया है। और हिल्सा बांग्लादेश की नेशनल फिश है। नेशनल फिश ये सॉल्ट वाटर में भी रह लेती है, फ्रेश वाटर में भी। ये जो मछली है सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो ओशियन में भी रह लेती है और नदियों में भी आ जाती है। ये नदियों में पद्मा, मेघना, गंगा, गोदावरी, कई सारी नदियों में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि इंडिया में कहीं नहीं मिलती, पर बांग्लादेश में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश में काफी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश का जीडीपी जितनी है लगभग 1% इसी के एक्सपोर्ट से आता है। बांग्लादेश के जीडीपी का लगभग 1% इसी के ट्रेड से आता है। अमृत सरोवर मिशन, अमृत सरोवर मिशन क्या है? गवर्नमेंट ने हाल ही में सूचना दी 68,000 तालाब, इनका कायाकल्प किया गया है अमृत सरोवर मिशन के तहत। ये मिशन अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। ये मिशन अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था, जिसमें क्या था? बनाए जाएं या कायाकल्प किए जाएं आजादी का अमृत महोत्सव जो अभियान था, हर जिले में लगभग 75, हर जिले में देखो लिखा है ना, ईच डिस्ट्रिक्ट में लगभग 75 अमृत सरोवर तैयार किए जाएं, बनाए जाएं या उनका कायाकल्प किया जाए। जहां पहले से उनका कायाकल्प किया जाए। तो ऐसे तालाब जिनका कम से कम 1 एकड़ का एरिया हो, ऐसे पॉन्ड जिनका कम से कम 1 एकड़ का एरिया हो और 10,000 क्यूबिक मीटर पानी उनकी क्षमता इतनी हो। तो ऐसे तालाब जो 1 एकड़ कम से कम एरिया और 10,000 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता हो, इतनी होल्ड करने की क्षमता हो, 75 जिलों में 75 जिले तय किए जाएं। उनमें से हर जिले में 75 जिलों में से ये तय किए जाएं, तो तालाब बनाए भी बना भी जाएं और रेजुवनेट भी किए जाएं, कायाकल्प भी किया जाए। तो अभी सरकार ने जानकारी दी है कि लगभग 68,000 तालाब क्रिएट इसमें तैयार किए गए हैं
अमृत सरोवर मिशन के तहत। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल हुए भारत को आज़ाद हुए 2022 में। अगस्त 2022 भारत की आज़ादी के 75 ईयर्स हुए थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें कई सारी योजनाएं चलाई गई थी। उनमें एक योजना थी अमृत सरोवर मिशन। तो इंडिया के 75 ईयर्स होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें कई सारे प्रोग्राम चले इस कैंपेन में। एक प्रोग्राम का नाम अमृत सरोवर मिशन, जिसमें अभी सरकार ने जानकारी दी है 68,000 पौंड इसमें क्रिएट किए गए हैं, रेजुविनेट किए गए हैं, ठीक है। और वो पौंड इसमें अडॉप्ट किए गए जो कम से कम 1 एकड़ एरिया और 10,000 क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करने की क्षमता रखता हो। और अमृत जो तालाब हैं उनके किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएं, जैसे नीम, पीपल, इसके अलावा बरगद, पेड़ पौधे भी उसके आसपास में लगाए जाएं। तो जो तालाब बनाए जाएंगे उनके किनारे किनारे प्लांटेशन किया जाए। इससे रोजगार भी मिलेगा, लिवलीहुड बढ़ेगा, इरिगेशन को भी सपोर्ट मिलेगा, मछली उत्पादन बढ़ेगा, बत्तख वत्तख पालन बढ़ेगा, वाटर चेस्टनट कल्टीवेशन, वाटर टूरिज्म बढ़ेगा और एक्टिविटी, लोग घूमने फिरने जाएंगे, टूरिज्म भी बढ़ेगा, ठीक है। फिलीपींस और चाइना के बीच में अभी एक न्यूज आई, दोनों के बीच में क्लैश की स्थिति आई। स्कारबोरो शोवाल, ये एक एरिया है, एक आइलैंड है ये स्कारबोरो शोवाल। ज्यादातर तो पानी में डूबा रहता है, टाइड में कुछ समय के लिए विजिबल रहता है। तो चाइना, मैंने बताया था, अपने एरिया से बढ़ के क्लेम करता है। जीके करंट अफेयर में अगर आपने इंडिया चाइना पढ़ा हो तो मैंने 2-3 लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, और उसमें बताया था साउथ चाइना सी का क्षेत्र है जिसमें कई कंट्री हैं और चाइना भी है। चाइना अपने एरिया से आगे बढ़ के भी समुद्र में कब्जा करता चला जा रहा है, और देशों का जो एरिया है समुद्र का उसको भी कब्जा कर रहा है, अपने एरिया से आगे बढ़ के डेवलपमेंट कर रहा है। तो स्कारबर्ग शॉलो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया हो गया फिलीपींस चाइना के बीच, जबकि है फिलीपींस का। चाइना अपने एरिया से आगे बढ़ के इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो साउथ चाइना सी में ही ये लाई करता है, ज्यादातर समय तो ये पानी में डूबा रहता है, कुछ एरिया खाली विजिबल रहता है। तो चाइना इसको हुआंगियांग आइलैंड के नाम से नाम देता है। चाइना ने अपना नाम दे रखा है इसको हुआंगियांग आइलैंड, जबकि है ये फिलीपींस का। इंटरनेशनल लॉ एक नियम है, अंक्लोज का एक नियम है इंटरनेशनल, जिसको चाइना फिलीपींस दोनों साइन किए हुए हैं, और उसके हिसाब से अपने कंट्री के 200 नॉटिकल माइल के आगे आपका एरिया आप नहीं जाओगे। व्यापार, मतलब व्यापार के लिए भी देखें तो 200 नॉटिकल माइल तक आपका एरिया होता है। जैसे मान लो ये एक कंट्री है और यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है, तो 12 नॉटिकल माइल तो खुद का एरिया है। 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.85 किलोमीटर। तो इस नियम, अंक्लोज के नियम के अनुसार 12 नॉटिकल माइल आपका एरिया। जैसे मान लो इंडिया है, अब गुजरात का जो कोस्ट है उससे 12 नॉटिकल माइल तो इंडिया का अपना एरिया है, उसमें कोई जाएगा तो आप पकड़ लोगे। तो 12 नॉटिकल माइल में 20 किलोमीटर के आसपास। उसके आगे 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक जहां व्यापार वगैरह कर रहे हैं उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, EEZ। इसी नियम के अनुसार 200 नॉटिकल माइल तक आप लोग व्यापार वगैरह करते हैं। चाइना सब नियम को तोड़ के और आगे बढ़ता चला जा रहा है, मतलब अंक्लोज को साइन किया हुआ उसका हिस्सा है और उसको भी नहीं मानता, इसीलिए विवाद है। और केवल साउथ चाइना सी में नहीं, ईस्ट चाइना सी में भी, ईस्ट चाइना सी में भी चाइना जापान के बीच, पहले भी पढ़ाया है मैंने, करंट अफेयर में पहले ही बताया हुआ है, चाइना जापान के बीच एक आइलैंड है सेंकाकू। सेंकाकू जापान का आइलैंड है। चाइना इसको नाम देता है डियाऊ कहता है वो इसको, यूपीएससी पूछ चुका है, पहले पढ़ाया था मैंने। चाइना जापान के बीच कन्फ्लिक्ट है इसको लेकर, सेंकाकू आइलैंड जापान इसको नाम देता है, चाइना उसको डियाऊ कहता है, और ये लाई करता है साउथ चाइना सी में नहीं, चाइना जापान के बीच है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। तो चाइना, इसकी नीति ही है विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशन की पॉलिसी। ताइवान मेरा है, हांगकांग को तो ले ही चुका, तिब्बत को ले चुका, ओशियन में भी अलग अलग कंट्री का एरिया कब्जा करता जाता है। इंटरनेशनल नियम अंक्लोज का हिस्सा है और उसके नियम को भी नहीं मानता, जो कहता है कि 12 नॉटिकल माइल तक आपका एरिया है, 200 नॉटिकल माइल तक व्यापार करने की जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप ये सारे नियम तोड़ के और आगे कब्जा कर रहे हो। पॉइंट समझ आया?
तो अभी हाल ही में फिलीपींस चाइना के बीच जो न्यूज थी वो इसी आइलैंड को लेकर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पुडुचेरी भारत का पहला यूनियन टेरिटरी हो गया जहां 2024-25 के दौरान मैटरनल मोर्टेलिटी 0 पे पहुंच गई। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी 1 लाख में से कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन वगैरह से जिनकी डेथ हो जाए, 1 लाख में से निकाला जाता है। बहुत बार बता चुका हूं मैं, एक होता है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 में से कितने न्यूली बॉर्न बेबी जिनकी डेथ हो जाती है उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। और 1 लाख में से IMR निकलता है 1000 में से कितने न्यू बॉर्न बेबी की डेथ होती है। MMR होता है मैटरनल मोर्टेलिटी, 1 लाख में से कितनी महिलाओं की डेथ होती है हर साल प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो पुडुचेरी पहला यूटी है 2024-25 में जहां मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 0 रहा। इसके लिए इसको प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया गया है पुडुचेरी को। क्लियर है? समझ आ गया पॉइंट? सितंबर 2025 यूरोप ने एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जुपिटर नाम से। एक्सा स्केल लेवल का है ये, पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर यूरोप का। तो जुपिटर नाम से क्या चीज है? ये नया सुपर कंप्यूटर है, जर्मनी ने लॉन्च किया है, यूरोप का पहला एक्सा स्केल लेवल का। तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन वगैरह कर सकता है। देखो लिखा है ना, 1 क्विंटिलियन ऑपरेशन पर सेकंड, इतना फास्ट है। एक्सा स्केल क्या मतलब? 1 क्विंटिलियन ऑपरेशन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यूरोप का अभी तक का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है जो लॉन्च हुआ है और रिन्यूएबल एनर्जी पे रन कर रहा है। इसको चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। जुपिटर जो है क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए, AI के क्षेत्र में और आपका वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए काम कर सकता है। तो यूरोप का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जर्मनी ने लॉन्च किया है, जुपिटर नाम का है। एक्सा स्केल ऑपरेशंस, इस लेवल के ऑपरेशंस कर सकता है। CM नीतीश कुमार ने, अब बिहार के लिए क्वेश्चन देखो, ये आ गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये बिहार में कहाँ बनाया गया? राजेंद्र नगर, पटना। बिहार के जो एग्जाम होंगे उनमें पूछ लेगा किसी में, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का इनॉग्रेशन हाल ही में कहाँ हुआ? पटना, राजेंद्र नगर। 21 एकड़ में फैला हुआ है, साइंस और इनोवेशन का हब। साइंस इनोवेशन को डेवलप कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए यहाँ पे ऑडिटोरियम भी है, एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन मॉडल्स, 4D थिएटर भी है। तो साइंस को बढ़ावा देने के लिए APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी राजेंद्र नगर पटना में इनॉग्रेशन हुआ। अग्नि प्राइम मिसाइल, अग्नि का ही वर्जन है, इसको अभी रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से टेस्ट किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल, अग्नि सीरीज के कई वर्जन बताए हैं मैंने, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, अग्नि P। तो अग्नि प्राइम जो है, अग्नि प्राइम मिसाइल रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से इसका ट्रायल किया गया हाल ही में। कैसी मिसाइल है अग्नि? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक वगैरह क्या होते हैं डिफेंस में बताया हुआ है, जीके करंट अफेयर फोल्डर में डिफेंस में बताया हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, नाग सब बताए हुए हैं। और किसने बनाई है? DRDO की बनाई है। 2000 किलोमीटर की क्षमता, 2000 किलोमीटर रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। एडवोकेट R वेंकटरमानी फिर से अटॉर्नी जनरल चुन लिए गए हैं, दोबारा से अटॉर्नी जनरल बना दिया गया इनको। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? केंद्र सरकार का वकील। सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले कोर्ट में डिफेंड कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। तो लीगल एडवाइस देनी हो, गवर्नमेंट के केसेस को कोर्ट में डिफेंड करना हो, अटॉर्नी जनरल। ठीक, तो R वेंकटरमानी दोबारा से, इनको एक्सटेंशन अभी और 2 साल बढ़ा दिया गया। अटॉर्नी जनरल यही थे, तो इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, टाइम पूरा हुआ, तो इनको फिर से 2 साल और एक्सटेंड कर दिया। तो एडवोकेट R वेंकटरमानी रीअपॉइंट कर दिए गए हैं फिर से। 26 सितंबर को रीअपॉइंटमेंट हो गया है 2 साल के लिए और।
तो के वेणुगोपाल थे 2022 में, उनके बाद ये बन गए थे। अब 3 साल के बाद फिर से 2 साल और एक्सटेंड कर दिया इनका। 2022 में के वेणुगोपाल इनको हटाया गया, इनके बाद आर वेंकटरमानी बने थे, तो 2022 के बाद से यही हैं। तो 3 साल के लिए बने थे, 3 साल पूरे हो रहे 2025 में, 2 साल और बढ़ा दिया गया इनका। और अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। किसके रिकमेंडेशन पर? केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन पर। पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम ये। तो अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं केंद्र सरकार के कहने पर। क्या ये इलेक्ट होता है? नहीं, इलेक्ट नहीं होता, अपॉइंट होता है। राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, केंद्र सरकार जो कहेगी उसके रिकमेंडेशन पर। और अटॉर्नी जनरल लीगल कंसल्टेशन केंद्र सरकार को देनी हो, केंद्र सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना हो, अटॉर्नी जनरल का काम होता है, मतलब लीगल मैटर्स के लिए। तो अटॉर्नी जनरल काम हो गया केंद्र सरकार के लीगल मैटर्स में हेल्प करना। नासा ने हाल ही में लॉन्च किया आईमैप मिशन। आईमैप सूर्य से जो सोलर पार्टिकल्स हैं, जो एनर्जी वगैरह आ रही है, उन संबंधित चीजों की स्टडी के लिए। सूर्य के किनारे जो सूर्य का अपना जो एटमॉस्फेयर है, सूर्य का जो दायरा है, जहां तक उसका इन्फ्लुएंस है, तो सिर्फ सूर्य के जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो एनर्जी है, मतलब हीलियोस्फीयर का जो पोर्शन है, हीलियोस्फीयर सूर्य का जो इम्पैक्ट, जहां तक हीलियोस्फीयर का जो एरिया, तो आईमैप नाम से नासा का मिशन है इससे संबंधित स्टडी के लिए। तो क्या लिखा? आईमैप मिशन का मुख्य उद्देश्य है सोलर पार्टिकल्स की स्टडी करना, कैसे एनर्जाइज होते हैं, अर्थ के किनारे जो हीलियोस्फीयर बनता है, सूर्य का जो इम्पैक्ट है, जहां तक हीलियो मतलब सन से है, हीलियो शब्द का मतलब सन से रिलेटेड। तो हीलियोस्फीयर एक जाइंट बबल है जो सन के किनारे जो फॉर्म हो रखा है, सोलर विंड दैट कवर द सोलर सिस्टम, और उसका इम्पैक्ट प्लैनेट्स पे भी है। हीलियोस्फीयर सूर्य के किनारे का जो पूरा इम्पैक्ट, उसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। तो इंटरस्टेलर आईमैप जो प्रोग्राम है, ये हीलियोस्फीयर की बाउंड्री, जो सोलर पार्टिकल, उन सब की स्टडी के लिए, मतलब सन के प्रभाव को समझने के लिए। लैग्रेंजेस पॉइंट, आदित्य L1 मिशन पढ़ा रखा है करंट अफेयर के पुराने लेक्चर्स में, आदित्य L1 पढ़ाया हुआ है। लैग्रेंजेस पॉइंट का क्या मतलब होता है? लैग्रेंजेस पॉइंट वो होता है जहां पर अर्थ और सूर्य के प्रभाव से निकलकर आप एक न्यूट्रल पॉइंट पर हो। लैग्रेंजेस पॉइंट वो है जहां पे अर्थ की ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उतनी दूरी। तो कुछ लैग्रेंजेस पॉइंट स्पेस में बने हुए हैं। L1 जो है, आदित्य मिशन भी इसरो ने यहाँ भेजा था, L1 पढ़ा चुका हूँ, आदित्य L1। तो L1 लैग्रेंजेस पॉइंट है, L1 स्पेस में वो पॉइंट है। ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, तो वो पॉइंट है लैग्रेंजेस पॉइंट जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशन इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उसके प्रभाव से फ्री है, ताकि हम स्टडी कर पाए स्पेस में अलग अलग चीजों के बारे में। अर्थ की ग्रेविटी से जहां पर फ्री हो गए आप, अर्थ की ग्रेविटी इम्पैक्ट वहां तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो सन से जो एनर्जी वगैरह आ रही है, उन सब चीजों की स्टडी करने के लिए बेसिकली, जिससे स्पेस वेदर को समझ पाए। भाई सूर्य को जाने के बिना स्पेस के वेदर को जान नहीं पाओगे। हमारे सोलर सिस्टम में अगर स्पेस वेदर को समझना है तो सूर्य को समझना जरूरी है। DRDO लॉन्च करने जा रहा है, टेस्ट करने जा रहा है ध्वनि नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल। DRDO टेस्ट करने जा रहा है, तैयारी कर रहा है ध्वनि नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका ट्रायल होने वाला है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है? ध्वनि क्या चीज है? साउंड की स्पीड से चलने वाला कोई स्पेसक्राफ्ट इसरो ने तैयार किया है, 3-4 ऑप्शन दे देगा। या आकाशवाणी का कुछ नई चीज है, प्रसार भारती ने कुछ नया बनाया है। ध्वनि है हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO का, जिसका ट्रायल होने वाला है। तो DRDO टेस्ट करने वाला है ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल। सवाल यही खत्म हो गया। और 1-2 लाइन, ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के तौर पर DRDO तैयार कर रहा है। ये कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल की तरह नहीं होता, ये एक्सट्रीम एल्टीट्यूड पर भी लॉन्च हो सकता है और हाइपरसोनिक स्पीड से ग्लाइड करेगा। जो ये फ्लाइट करेगा हाइपरसोनिक स्पीड से। हाइपरसोनिक का मतलब है 5 मैक से ऊपर, 5 मैक से ऊपर। 1 मैक लगभग 1225 किलोमीटर पर आवर मान लो, तो 5 मैक मतलब 1225 किलोमीटर पर आवर के भी ऊपर। तो हाइपरसोनिक स्पीड से ये फ्लाइट करेगा और हाई एल्टीट्यूड पे भी आप लॉन्च कर सकते हैं।
फ्लाइट पाथ अनप्रेडिक्टेबल है। अब क्योंकि इसका जो फ्लाई करने का पाथ है उसको आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते, तो इसको डिटेक्ट कर पाना और इसको मार गिराना बहुत मुश्किल होगा। इसको डिटेक्ट कर पाना और इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आप इसको जमीन से भी, आप इस पे जमीन पे भी कोई टारगेट को हिट कर सकते हैं, समुद्र के अंदर भी। लैंड बेस्ड या मैरीटाइम टारगेट को आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं इसके द्वारा। तो दुनिया में कुछ ही कंट्री ऐसे हैं जिनके पास इस तरह के वेपन है, इंडिया भी उसमें शामिल होने जा रहा है। तो ध्वनि डीआरडीओ के द्वारा एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट होने वाला है। हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक से ऊपर स्पीड से चले, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे भी लॉन्च कर सकते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड से मूव करेगा। इसके पाथ का पता कर पाना आसान नहीं है, जिससे इसको डिटेक्ट कर पाना और मार गिराना मुश्किल होगा। जमीन पे, समुद्र के अंदर, दोनों जगह टारगेट को हिट कर सकता है पूरी एक्यूरेसी के साथ। और कुछ ही कंट्री दुनिया में ऐसे जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक, दुनिया में सबसे ऊंची रोड जहां व्हीकल जा सके, मोटरेबल मतलब व्हीकल जहां जा पाएगा, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड मिगला पास ईस्टर्न लद्दाख में भारत ने बनाई है। इसलिए क्वेश्चन है भाई, दुनिया में सबसे बड़ी कोई चीज बनी है और भारत ने बनाई है, तो एग्जाम में पूछना चाहिए। तो इंडिया ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड मिगला पास, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है। 19,400 फीट की ऊंचाई है इसकी। इससे पहले उमलिंगला पास जो था ये हुआ करता था, पर उससे भी ऊंचा मिगला लद्दाख। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत, प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड जहां तक गाड़ी जा सके, मिगला पास ईस्टर्न लद्दाख में तैयार किया। एलएसी के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना बॉर्डर जो है उसके नजदीक है ये। ठीक है, अरुणाचल में पहली कमर्शियल कोल माइन, अरुणाचल में पहली कमर्शियल कोल माइन ओपन की गई है, नामचिक नामपुक, जिससे इलीगल माइनिंग वगैरह पर रोक लगाई जा सके, लिवलीहुड वगैरह जनरेट हो सके। तो अरुणाचल की पहली कमर्शियल कोल माइन नामचिक नामपुक, ये चांगलांग जिला है वहां का, उसमें ओपन की गई है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इलीगल माइनिंग पर रोक लगेगी। इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में पहली कमर्शियल कोल माइन नामचिक नामपुक कोल ब्लॉक चांगलांग जिले में ओपन की गई है। ये स्टेट की पहली एंट्री है कमर्शियल कोल प्रोडक्शन में। आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा, इलीगल माइनिंग पर रोक भी लग पाएगी, और स्टेट को रेवेन्यू भी मिलेगा, स्टेट को कुछ पैसा मिलेगा इससे। ठीक है, तो देखो 1.5 करोड़ टन कोल रिजर्व लगभग है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन कर सकते हैं। 100 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू स्टेट के लिए जनरेट हो पाएगा, लोकल लोगों को रोजगार मिल पाएगा और इलीगल माइनिंग को रोक सकेंगे। 100 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू अरुणाचल को मिल पाएगा, लोकल लोगों को रोजगार मिल पाएगा, इलीगल माइनिंग पे रोक लगेगी। गन्ने से कई सारे जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, फ्यूल में भी आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है ना, बायोफ्यूल में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। तो इंडिया में पहला कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, भारत का पहला कोऑपरेटिव, कई सारे ग्रुप मिलकर, कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है, कई सारे गांव, कई सारे ग्रुप मिलकर, कोऑपरेटिव बेसिस। तो इंडिया का पहला कोऑपरेटिव, जैसे मिल्क में भी कई सारे कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, तो इंडिया का पहला कोऑपरेटिव, बैंक्स भी आपने सुने होंगे, सहकारी। तो इंडिया का पहला कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये कोपरगांव, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में इनॉग्रेट हुआ अभी। इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेसिस पे सीबीजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इसकी शुरुआत कोपरगांव, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में हुई है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन 1963 में ये बनी थी, इसके सहयोग से इसको शुरू किया गया प्लांट को। और लगभग 12 टन सीबीजी डेली और 75 टन पोटाश, वो गुड़, मोलास, अदर बाई प्रोडक्ट, ये सब यहाँ से तैयार होगा। कंप्रेस्ड बायोगैस, जैसे सीएनजी नेचुरल गैस है, तो इसी तरह से क्लीन रिन्यूएबल फ्यूल है। कंप्रेस्ड बायोगैस सीएनजी की तरीके से ही एक क्लीन रिन्यूएबल फ्यूल है,
रॉ बायोगैस जनरेटेड बाया, और ये इसमें जो बायोगैस जनरेट होता है एनारोबिक डाइजेशन के द्वारा। बायोमास, ये बायोमास पढ़ा रखा है। बायोगैस किस तरह से बनती है एनवायरनमेंट में पढ़ाया हुआ है हमने। वेस्ट मैटर वगैरह है, स्लरी बनाते हैं, एनारोबिक डाइजेशन होता है, फिर उससे गैस कलेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट का टॉपिक है ये, इन्वायरमेंट में पढ़ाया हुआ है। तो रॉ बायोगैस एनारोबिक डाइजेशन करा के बायोमास वेस्ट वगैरह मैटर की मदद से ये बनाते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर का रेसिड्यू है, कैटल का गोबर है, फूड वेस्ट है, ये सब बायोमास है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, कैटल डंग का मतलब गाय का गोबर, फूड वेस्ट, ये सब जो वेस्ट है इसको एक उसमें डालेंगे टैंक में, ऊपर से कवर रहता है वो, तो एनारोबिक डाइजेशन होता है इसमें, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में, और वहां से फिर बायोगैस बनती है इसमें। बायोगैस में भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? बायोगैस अगर किस चीज से बनती है उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? 70% से ज्यादा उसमें मीथेन होती है। बायोगैस में 70% से ज्यादा मीथेन। इन्वायरमेंट में बायोगैस पढ़ते हैं हम, बायोमास बायोगैस पढ़ाया हुआ है इन्वायरमेंट के अंदर, और इन्वायरमेंट हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। काफी लोग तो इन्वायरमेंट पढ़ चुके होंगे अब तक। कुछ फीडबैक वगैरह बताएं, समझ आया या नहीं? जो लोग इन्वायरमेंट कंप्लीट कर चुके हो वो बताएं, या पीछे जो गैप रहा, मान लो क्लासेस जब नहीं हुई तो कई सारे सब्जेक्ट निपटा चुके होंगे कई लोग। आरोहण के रिगार्डिंग कोई फीडबैक देना चाहें? भाई कुछ लोगों ने पॉलिटी, हिस्ट्री, लाइफ साइंस, कई सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे जो कराए हैं मैंने। कोई कुछ फीडबैक देना चाहे तो बता सकता है, अच्छा बुरा जो भी। नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, देखो, ट्रेड वॉच क्वार्टरली। व्यापार की क्या स्थिति है, हर क्वार्टर में एक डाटा रिलीज करता है। व्यापार की क्या स्थिति है, बोलो बिन में, व्यापार की क्या स्थिति है, हर 3 महीने पे नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है। ट्रेड वॉच व्यापार की क्या स्थिति, और क्वार्टरली आता है ये। तो क्वार्टर 4 हर 3-3 महीने पे आता है। 6 अक्टूबर को अभी नीति आयोग ने जारी किया। सवाल इसमें क्या बनता है? ट्रेड वॉच क्वार्टरली ये कौन सी संस्था रिलीज करती है? नीति आयोग रिलीज करता है। नीति आयोग रिलीज करता है। तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। यही सवाल है। अब इसमें क्या आएगा? इसमें ट्रेड की क्या स्थिति है, हमारा एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है, किन चीजों की डिमांड बढ़ी, किन चीजों की डिमांड घटी, मिनरल फ्यूल, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, फार्मा। तो व्यापार में कुछ घटे कुछ बढ़े। तो व्यापार की एक तरह से समरी कि व्यापार में क्या एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा, घटा, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, कहाँ लीड कर रहे हैं, व्यापार संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती, कितने का व्यापार हुआ। ठीक, तो अभी ये बता रहे हैं लेदर फुटवेयर सेक्टर 4.4 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है, एक्सपोर्ट में ऐड कर रहा है 1.8% शेयर। इससे ट्रेड से जुड़ी हुई जानकारी इसमें आती है। सवाल यही है, ट्रेड वॉच क्वार्टरली ये डाटा कौन रिलीज करता है? आरबीआई या सीएसओ कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। बस ये क्वेश्चन ध्यान रखो। ट्रेड की जानकारी आती है, रिलीज कौन करता है? आरबीआई करता है कि कोई और संस्था करती है? ये नीति आयोग रिलीज करता है। ये क्वेश्चन है। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आजकल डॉग वॉक का बड़ा चल रहा है ना, रेबीज की बीमारी फैलती है कुत्तों से, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया, कुछ पेट लवर्स विरोध में आ गए, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर यूपी ने जरहारा यहाँ पर शुरू किया है। एनिमल बर्थ कंट्रोल से ट्रेनिंग सेंटर जरहारा यूपी में शुरू किया गया है। तो यहाँ मैन पावर को ट्रेन किया जाएगा। यहाँ मैन पावर को ट्रेन किया, देखिएगा ना, इसका मुख्य उद्देश्य है स्ट्रेंथन करना स्ट्रीट डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, कि डॉग की संख्या जो है ये इतनी ज्यादा स्ट्रीट पे बढ़ने ना पाए। तो मैन पावर को ट्रेन किया जाएगा कैसे इन चीजों को रोकें। स्ट्रीट डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम, कि स्ट्रीट डॉग की संख्या बढ़ने ना पाए, कैसे स्टरलाइज किया जाए और उन मारे बिना, मतलब मारना भी कम हो। एनिमल वेलफेयर प्रैक्टिस कैसे सुधारी जाए, तो स्ट्रीट डॉग स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाए जिससे स्ट्रीट डॉग की संख्या कम हो सके। एनिमल वेलफेयर प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव किया जा सके, मतलब स्ट्रीट डॉग की संख्या आने वाले समय में बढ़े नहीं, जो उनका बर्थ रेट है उसको कंट्रोल किया जा सके, उनका बर्थ रेट कंट्रोल किया जा सके। 15 दिन का ट्रेनिंग कोर्स होगा, मैन पावर तैयार की जाएगी इस काम के लिए। कहाँ पे बना है? लखनऊ में।
जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार भारत का कोई खिलाड़ी मेडल जीता है? इनका नाम है लिंथोई चनम्बम। पहली बार भारत का कोई प्लेयर मेडल जीता है किसी प्रकार का जूडो में, जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में लिंथोई चनम्बम। ये पेरू में, साउथ अमेरिका के पेरू में आयोजन हुआ था। पहली बार कोई इंडियन मेडल जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आया, इन्होंने जीता। कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज, जूडो में। फीडबैक मैंने देख लिया है विन में, जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपके फोल्डर में जितने क्वेश्चन उतने आप लगा चुके हो। सुनील सर ने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, मैंने भी कम से कम 40-50 वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। मुझे नहीं लगता उतना भी कर पाए होंगे। डिमांड उतनी ही रखी है जो पूरी भी हो पाए। अभी लगातार एग्जाम है, सब्जेक्ट खत्म होंगे, उसके बाद जब फ्री होंगे तब क्वेश्चन का नंबर आ पाएगा। टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं, 50 वीडियो मेरे होंगे क्वेश्चन के, सुनील सर के भी 15-20 वीडियो होंगे। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियो पड़े हैं, उतना भी नहीं कर पाए होगे। तो एग्जाम मुझे नहीं देना, आपको देना है। उतने करवाए पहले वो पूरे कर लो, इतने पेपर है। हर चीज टीचर से एक्सपेक्ट मत करिए, टीचर के लिए लिमिट है। अभी ईपीएफओ कराना है, ईएस की चीजें करानी है, और भी करंट अफेयर चल रहा है, आरपीएस से सोशल एस्पेक्ट है, उसमें भी समय चाहिए। नोबेल प्राइज कई बार पहले पढ़ चुके हैं। मैंने कहा है 2025 में अक्टूबर मंथ में नोबेल प्राइज आते हैं। अब इस साल वाले देखो 2025 वाले आ गए। एग्जाम में ये कब आएगा? अक्टूबर में आ रहा है, तो अक्टूबर वाले एग्जाम में तो नहीं, नवंबर में जो पेपर होंगे वहां पूछ सकता है, 1 महीने बाद। अक्टूबर में आता है ये, तो 1 महीने बाद जो एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अक्टूबर वाले पेपर में 2024 तक का पूछ सकता है। तो 24 तक के तो मैंने नोबेल प्राइज आपको सब करा रखे हैं। 25 वाला जो अब आ रहा है, अभी 3 कैटेगरी का आया है, टोटल 6 कैटेगरी में आता है, तो 3 कैटेगरी का भी आया है, 3 और आना है। तो नवंबर में जो एग्जाम होंगे वहां नोबेल 25 वाले पूछ सकता है, अक्टूबर वाले में 24 तक का ही आ सकता है। ठीक, तो जो 3 कैटेगरी का अभी तक मिला है वो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। और स्टेट पीसीएस में तो कंट्री पूछ लेता है, जिसको मिला है उसका कंट्री बताइए कौन सा है। स्टेट पीसीएस में ऐसे आ जाता है। तो नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी मिलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन 3 हो गए। चौथा मिलता है पीस, 5वां लिटरेचर, छठा इकोनॉमिक्स, 6 कैटेगरी। तो नोबेल प्राइज का बैकग्राउंड बहुत डिटेल में जीके में पढ़ा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। पिछले लेक्चर्स में नोबेल प्राइज डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया। हमें यहाँ पे सिर्फ अपडेशन देखना, नया किसको मिला। इसका बैकग्राउंड, अवार्ड एंड ऑनर कई बार बता चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर फोल्डर में देखोगे पढ़ा हुआ है, नोबेल प्राइज के नाम से भी होगा। तो 2025 का नोबेल प्राइज, अब आपको सिर्फ अपडेट क्या करना, नया वाला किसको मिल गया और किस काम के लिए मिला। इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी किस तरह से काम करती है, इम्यून सिस्टम के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है मैरी ब्रूमकोव अमेरिकन, फ्रेड रैम्सडेल अमेरिकन, और शिमोन सकागुची जापान। ये 3 लोगों को, एक बार में 3 लोगों को देते हैं मैक्सिमम, एक आध एक्सेप्शन रहे, अब 4 लोगों को दिया, वैसे 3 लोगों को मिलता है, एक बार में 3 लोगों को मिलता है मैक्सिमम। तो मैरी ब्रूमकोव, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन सकागुची जापान, इन तीनों को दिया है मेडिसिन में, इम्यून सिस्टम के लिए। अब नाम अजीब अजीब रहते हैं, आप इसका कोई कोड बना के याद कर सकते हो, ब्रूमकोव, रैम्सडेल, सकागुची, इसमें से कोई नाम बना लो, इसमें से कोई नाम बना सकते हो। ब्रूमकोव, यहाँ से राम वर्ड, यहाँ साका, शॉर्ट में कोई कोड वर्ड टाइप का निकाल लो इसमें से, और इम्यून सिस्टम के लिए मिला है। ठीक है, या राम मेडिसिन करके याद कर लो, राम मेडिसिन, राम मेडिसिन करके याद कर लोगे तो भी ध्यान रहेगा, क्योंकि जब पूछेगा किसको मिला तो तीनों नाम लिखेगा। तो राम मेडिसिन कीवर्ड याद कर लोगे तब भी नहीं भूलोगे, बाकी दोनों नाम नहीं भी याद करोगे, ऑप्शन में तीनों लिखेगा वो। ठीक है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए मिला है। इसके अलावा फिजिक्स में किसको मिला, फिजिक्स में तो क्वांटम ही चल रहा है हर जगह चर्चा में, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में, क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस, तीनों अमेरिकन है, तीनों अमेरिकन है, इनको दिया गया क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। तो क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस,
तो चाहे तो आप इसको ऐसे याद कर लो, क्लार्क फिजिक्स करके याद कर लो, कोई कीवर्ड याद कर लो क्लार्क फिजिक्स, बाकी दो नाम अपने आप ऑप्शन में देगा, क्लार्क फिजिक्स तब भी याद रह जाएगा। अमेरिकन है क्वांटम के क्षेत्र में, तो मेडिसिन का इम्यूनिटी के क्षेत्र में, फिजिक्स का क्वांटम के क्षेत्र में, और तीसरा केमिस्ट्री वाला मिला। सुसुमु कितागावा जापान, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी अमेरिकन। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए कौन कहाँ का है, स्टेट पीसीएस में आ जाता है, कंट्री बताओ। सुसुमु कितागावा जापान, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलियन, उमर यागी अमेरिकन। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इसके लिए दिया गया, तो केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इन तीनों को। कोई एक नाम याद कर सकते हो, रॉबसन केमिस्ट्री करके याद कर लो, रॉबसन केमिस्ट्री करके याद कर लीजिए तो भी याद रहेगा। तो ये हो गया केमिस्ट्री का, ठीक है। अब इसके बाद लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, ये मिलना है। लिटरेचर का तो मिल गया होगा, क्योंकि दिन रात का चक्कर होता है ना। पीस वाला इस बार एग्जाम में आने के चांस बहुत हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार परेशान है, मुझे नोबेल पीस दे दिया जाए, अपने मुंह से कई बार मांग चुके हैं, पीस प्राइज दे दिया, दे ही नहीं रहे लोग। तो नोबेल पीस वाला जो है वो अगले महीने जो पेपर होगा उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नोबेल पीस प्राइज जिसको मिलेगा वो नेक्स्ट मंथ में जो एग्जाम होंगे क्वेश्चन में पूछेगा। और देखो 6 कैटेगरी हैं टोटल, मैं पहले बता चुका हूँ बैकग्राउंड में सारा कुछ। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 ये हो गए, इकोनॉमिक्स 4, लिटरेचर 5, पीस 6। जो पीस प्राइज है वो नॉर्वे देता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में सेरेमनी होती है, वहां दिया जाता है। बाकी 5 जो हैं, बाकी 5 देता है स्वीडन, बाकी 5 स्वीडन। सेरेमनी होती है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम। तो नॉर्वे ओस्लो राजधानी है, यहाँ पीस प्राइज दिया जाता है, बाकी 5 में स्वीडन स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो पीस वाला एग्जाम जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगले महीने जो होगा, पीस पूछेगा, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया सारी बात, ठीक है। चलो यहाँ तक की कथा समाप्त। तो करंट अफेयर इस महीने में और भी क्लासेस होनी है, और आपका अक्टूबर तक का डाटा कंप्लीट कर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर महीने करंट अफेयर नहीं जरूरत होती पढ़ने की, हर 2-2 महीने में जरूरत पड़ती है, 3-4 क्लास करके पूरा अपडेट हो जाता है। तो डेली करंट अफेयर में टाइम मत वेस्ट करना, जितना मैंने पढ़ाया है उतने कंप्लीट कर लो, बहुत है। और हर 2-2 महीने में 2-3 लेक्चर आएंगे, उसमें सारा अपडेट होता चलेगा, उससे ज़्यादा टाइम इसमें करंट अफेयर को नहीं देना। तो जितना करा चुका हूँ वो तो किया हो आपने, क्योंकि अब देख रहे हो नोबेल प्राइज बता रहा हूँ, बैकग्राउंड से पहले पढ़ा चुका हूँ, केवल 2 लाइन अपडेट करनी है। करंट अफेयर आप बार बार देख रहे हो, जो पढ़ा रहा हूँ पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं, केवल अपडेशन का पार्ट है। आईसीटी का अपडेशन हो, एनवायरमेंट का अपडेशन हो, सब यही पर आ जाता है। और बात वही है कि पहले वाला लेक्चर कर पा रहे हो कि नहीं। अब मैं आपको अगला पॉइंट बता दूं, आरपीएससी सोशल एस्पेक्ट 50% हो चुका है, 17 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, उनकी पीडीएफ भी मैं ही बना के दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर 18 11 तारीख को शुरू हो जाएगा 6:30 बजे। लेक्चर नंबर 18 11 तारीख को 6:30 बजे, ठीक है। तो 11 तारीख को, 13 तारीख को और 15 तारीख को ये 3 लेक्चर अभी सोशल एस्पेक्ट के होंगे लगातार। काफ़ी टॉपिक करा दिया सोशल एस्पेक्ट में मैं, तो अभी 3 क्लास लगातार 11, 13, 15 सोशल एस्पेक्ट, लेक्चर 18, 19, 20 आरपीएससी सोशल एस्पेक्ट। और इसी महीने में ईपीएफओ के जो एडिशनल टॉपिक हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट कई लोग कवर कर चुके होंगे, 2-3 नए टॉपिक जो थे ईपीएफओ के इसी महीने में वो भी होंगे। अक्टूबर में काफ़ी क्लासेज आपकी ये सब भी होंगी, एक्स्ट्रा एग्जाम्स आपको और होने हैं ये सब, ठीक है। चलो क्लास, अब कुछ किसी को पूछना है, कोई किसी का कंसर्न है तो बताएं, कोई पॉइंट डिस्कस करना है, कोई कंसर्न है तो बताइए। कंटेंट आरोहण पे बहुत है, बस एक ही कंसर्न है कि पढ़ पाओ, उतना पढ़ो। 4-5 महीने जिसने समय दे के जीएस पढ़ लिया है, किसी एग्जाम में उसको दिक्कत नहीं आ रही, बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। बस बात वही है कि समय देकर पढ़ लें। जिनमें अभी कई एग्जाम है लाइन से, पहले वो सब कंप्लीट करना है। ईपीएफओ भी है, ईएस भी है, आरपीएससी है, अभी वो सब कंप्लीट करना है पहले। तो पूछना है किसी को, कोई कंसर्न है तो बताइए। आरपीएससी के जो आरपीएससी एई वाला जो बैच है, सोशल एस्पेक्ट सिंगल करना हो या आरपीएससी एई वाला बैच करना हो,
सोशल एक्सपर्ट का सिलेबस इतना है कि अब उसमें और फी कंसेशन ये सब डिमांड मत करिए कोई लोग, इतना सिलेबस अकेले सोशल एक्सपेक्ट का भी है। आरपीएससी यही फुल बैच में तो कई सारी चीज़ें मैंने अपने एंड से ऐड कर दी थी कि एग्जाम में हेल्प हो जाए, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं जोड़ी गई थी। तो इसलिए क्लियर करना है, तो कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर आरपीएससी बैच उतने में था, सोशल एक्सपर्ट उतने में हो जाए। तो आरपीएससी में बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड की थी जिनकी फीस नहीं जोड़ी गई थी। ऐसा बहुत सारे बैचेज में यूपीपीएससी यही में हमने ऐसा किया था वो नॉन टेक बैच, टेक्निकल भी हमने ऐड कर दिया था, फीस तो नहीं बढ़ाई गई। सोशल एक्सपेक्ट 17 लेक्चर हुए हैं, लगभग 35 लेक्चर के आसपास जाएगा, 35 से 40 लेक्चर के बीच में रहेगा। सोशल एस्पेक्ट में आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, लाइन टू लाइन सब कुछ जो मैं बना के दे रहा हूँ वही फॉलो करती हूँ। सोशल एस्पेक्ट में आपको यहाँ वहाँ दाएं बाएं कुछ नहीं करना, जो मैं बना के दे रहा हूँ लाइन टू लाइन सब कुछ वहाँ पे एक एक टॉपिक में बता रहा हूँ कैसे क्या लिखना है क्या करना है, उसमें आपको यहाँ वहाँ भागना बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ लाइन टू लाइन जो मैंने कमिट कर रखा है वो सब आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। अभी जो पीडीएफ में तैयार कर रहा हूँ, परसों क्लास है 11 तारीख को, उससे पहले एक पीडीएफ आपकी कल रात तक या परसों तक छोड़ जाएगी। दिन में जितना कराया है उतना कर लो, बहुत है। 100% नहीं करना पेपर में, 70% भी कर लो बहुत है। जो जितने एग्जाम हुए देख चुके हो आप उसमें, अदरवाइज जितना मर्जी पढ़ लो 100% क्वेश्चन कभी नहीं बन पाएंगे, जो मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ पिछले 1 साल से। 46 तो अच्छा स्कोर करूँ, उससे ज़्यादा क्या करोगे? 46 क्वेश्चन जीएस कम नहीं है भाई, बहुत अच्छा है। पॉइंट ऑफ व्यू किस बारे में आनंद? एपीएससी पेपर पीवाईक्यू में मैथ 11 12 कंसेप्ट भी हैं, कंबाइंड पेपर होगा भाई। मैथ 11 12 तो मुझे नहीं पता, मैथ कहाँ पे, जीएस की बात कर सकता हूँ, जीएस जो आपने पढ़ा है काफ़ी है, जीएस आपने जो पढ़ा है काफ़ी है। पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू से पता लग जाएगा 11 12 मैथ पढ़ना है कि नहीं। पीवाईक्यू देखो ना जब ऐसी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।